So last day we have completed up to voids. Okay, voids देखे थे हम लोग. उसके बाद हम लोग देखे थे फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड. ठीक है, कोई भी कंपाउंड का फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखते हैं सब देखे थे. कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे. आज देखेंगे हम लोग क्या, पैकिंग इफिशियंसी. ठीक है, सो एक्चुअली पैकिंग इफिशियंसी है क्या. देखो, कोई भी क्रिस्टल जब बनता है तो क्या होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ यूनिट सेल्स. ठीक है, अभी यूनिट सेल पकड़ लो, कोई भी क्रिस्टल का सबसे छोटा पार्ट यूनिट सेल है. हम लोग पहले एक यूनिट सेल को पकड़ते हैं. अभी उस यूनिट सेल में कितना स्पेस एटम्स ने ऑक्यूपाई किया है. ठीक है, कितना स्पेस एटम्स ने ऑक्यूपाई किया है उसको बोलते हैं हम लोग पैकिंग इफिशियंसी. ठीक है, कोई भी एक पार्टिकुलर यूनिट सेल में, सपोज मेरा एक यूनिट सेल है, ये एक यूनिट सेल बनाते हैं हम लोग, ये एक यूनिट सेल है. तो एटम्स क्या करेगा, अगर सिंपल क्यूबिक हो तो कॉर्नर्स में ऐसे एटम्स से, लास्ट मैंने छोटा छोटा बना के दिखाया था ना यूनिट सेल का डायग्राम, ऐसे छोटा छोटा, तो समझाने के लिए बोला था. लेकिन क्रिस्टल लेटिस में जब यूनिट सेल में एटम्स होता है वो पूरा ऑक्यूपाई करता है. ठीक है, पूरा जगह को ऑक्यूपाई करके रखता है. तो ये सपोज अगर मैं सिंपल क्यूबिक लेटिस बनाना चाहूँ तो कॉर्नर्स में एटम होगा, ऐसे ये यहाँ पे, ये कॉर्नर में, ये कॉर्नर में, ऐसे करके ऑक्यूपाई करेगा. करने के बाद जो जगह बचेगा वो तो वॉइड्स हो गया. और कितना जगह वो ऑक्यूपाई किया, ठीक है, कितना जगह टोटल वो ऑक्यूपाई किया, उसको बोलते हैं पैकिंग इफिशियंसी. सो पैकिंग इफिशियंसी का डेफिनेशन हो गया, पैकिंग इफिशियंसी इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स. पार्टिकल्स मीन्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स और कोई स्फीयर्स या कोई भी आयन्स. ठीक है, जो जगह ऑक्यूपाई करता है कोई भी यूनिट सेल में, सो उसको बोलते हैं पैकिंग इफिशियंसी. सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पैकिंग इफिशियंसी इन HCP एंड CCP स्ट्रक्चर्स. हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग. ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे FCC भी लिख सकते हैं, सेम थिंग FCC. ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग. सो HCP, CCP या FCC स्ट्रक्चर्स का जो पैकिंग इफिशियंसी है उसका बस हम लोग को परसेंटेज याद रखना पड़ता है कि कितना परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी है. और एक रिलेशन याद रखना पड़ता है, वो रिलेशन है क्या, एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल और दिस स्फीयर का जो रेडियस है, मतलब एटम्स का जो रेडियस है, रेडियस R, और एज लेंथ ऑफ द क्यूब या यूनिट सेल, इसका रिलेशन याद रखना पड़ता है. ये मेन चीज़ है यहाँ पे. लेकिन मैं यहाँ पे दिखा दिया हूँ कि कैसे पैकिंग इफिशियंसी कैलकुलेट करते हैं, ये भी देख लेना. ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो रिलेशन और कितना परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी है. तो सबसे पहले हम लोग HCP या FCC का देखते हैं. ठीक है, तो अगर मैं इसका यूनिट सेल बनाना चाहूँ तो ये यूनिट सेल हो गया. और FCC में क्या होता है, कॉर्नर्स में एटम्स होता है 8 कॉर्नर्स में, और क्या होता है 6 फेस में एटम होता है, इधर एक, इधर एक, इधर साइड में एक, इधर नीचे, आगे पीछे, 6 फेस में 6 एटम्स होता है. तो मैंने क्या किया, बस एक ही फेस को कंसिडर किया. यहाँ पे हम लोगों ने एक ही फेस को कंसिडर किया. ठीक है, एक ही फेस को कंसिडर किया है, और यह 2 कॉर्नर्स में एटम पकड़ा है और एक फेस में एटम है. ठीक, कैलकुलेशन करने के लिए कंसिडर किया है. बाकी इधर भी होगा एटम्स, इधर भी होगा, इधर भी होगा, और इधर 6 फेसेस में भी होगा. ठीक है, हम लोगों ने एक साइड को कंसिडर किया है कैलकुलेशन करने के लिए. सो यहाँ पे देखो, ये ट्राइंगल ABC बना है. यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा क्योंकि क्यूब का ये एंगल 90 डिग्री होता है. ठीक है, ये AC हो जाएगा हाइपोटेन्यूस. ठीक है, अब ये जो AC है यहाँ पे देखना ध्यान से, यहाँ पे जो AC है, इस AC जो हाइपोटेन्यूस है यहाँ पे इस ट्रायंगल का, यहाँ पे देखो ये एक स्फीयर यहाँ पे है, ये एक यहाँ पे, यहाँ पे. तो इस स्फीयर का आधा रेडियस आया, ये रेडियस इतना दूर आया. इस स्फीयर का पूरा ये यहाँ पे डायमीटर आया, मतलब 2 रेडियस है. डायमीटर मतलब 2R ना, यहाँ पे 2 रेडियस है और यहाँ पे 1 रेडियस है. तो यहाँ पे AC के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4R लिख सकते हैं. AC के जगह में क्या लिख सकते हैं, 4R. ठीक है ना. अभी देखो यहाँ पे इन ट्राइंगल ABC अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो क्या होगा, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. अभी देखो यहाँ पे AC को हम लोगों ने B पकड़ लिया, B, AX को जी पकड़ो, B पकड़ा है. यहाँ पे AC को हम लोगों ने B पकड़ लिया है. और एज लेंथ जो क्यूब का है, क्यूब का एज लेंथ, ईच साइड ऑफ द क्यूब इज इक्वल ना, हर एक साइड क्या होता है, क्यूब का इक्वल होता है. उसको हम लोगों ने क्या पकड़ लिया, A, एज ऑफ द क्यूब को क्या पकड़ लिया, A. तो यहाँ पे AB जो था वो एज ऑफ द क्यूब था, BC जो था वो भी एज ऑफ द क्यूब था, और AC जो था यहाँ पे ये क्यूब का डायगोनल बोल सकते हैं इसको. ठीक है, जो इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस हो गया है. तो हम लोग लिख सकते हैं AC के जगह में B, सो B स्क्वायर इक्वल्स टू AB के जगह में A और BC के जगह में भी A, सो B स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. ये हो जाएगा B स्क्वायर इक्वल्स टू 2A स्क्वायर. सो B का वैल्यू अल्टीमेटली क्या आएगा, √2A.
ठीक है, बी का वैल्यू क्या आया, √2a। ओके, अभी यहाँ पे बी मैंने जैसे बोला था ए सी को हम लोगों ने बी पकड़ा है, तो ए सी को यहाँ पे हम लोग 4r लिख सकते हैं। इसका मतलब बी को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4r लिख सकते हैं ना। ए सी अगर यहाँ पे बी अगर ए सी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ए सी यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक रेडियस, यहाँ पे 2 रेडियस, यहाँ पे एक रेडियस, मतलब 4 रेडियस है। सो ए सी को हम लोग 4r लिख सकते हैं। सो अल्टीमेटली हम लोग बी को क्या लिख सकते हैं, 4r। सो नेक्स्ट लाइन में वही किया हम लोगों ने, देखो नेक्स्ट लाइन में क्या किया हम लोगों ने, इफ़ r इज़ द रेडियस, सो हम लोग लिख सकते हैं b इक्वल्स टू 4r। ठीक है, सो इधर b इक्वल्स टू √2a आया था, अभी b के जगह में हम लोग 4r डाल देते हैं। 4r इक्वल्स टू क्या होगा, √2a। ठीक है ना, b के जगह में क्या लिख दिए, 4r इक्वल्स टू √2a। अभी यहाँ से मैं अगर a कैलकुलेट करना चाहूँ तो a क्या होगा, 4r/√2। अभी नीचे में √2 है, इसको अगर रेशनलाइज कर ले हम लोग तो √2 इंटू √2, नीचे भी √2 मल्टीप्लाई, ऊपर भी √2 मल्टीप्लाई। ठीक है, सो ये हो जाएगा 4/2 √2, कैंसिल 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। सो अल्टीमेटली क्या आएगा, a इक्वल्स टू 2 √2r। सो ये फाइनल रिलेशन बन गया हम लोग का किसका, एज लेंथ ऑफ द क्यूब और रेडियस का, इन केस ऑफ FCC और CCP और HCP लेटिस। ये अगर केस हो तो इस केस में यूनिट सेल का एज लेंथ इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 2 √2r। ठीक है, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। सो FCC लेटिस में पर यूनिट सेल में कितना एटम्स होता है, 4 करवाया था मैंने। ठीक है ना, FCC लेटिस में, FCC अगर क्यूबिक स्ट्रक्चर हो उस केस में पर यूनिट सेल में कितना एटम होता है, 4। सो यहाँ पे एक यूनिट सेल में क्या होगा, 4 एटम क्या करेगा, टोटल स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। सो हम लोग लिखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी इस केस में इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है ना, 4 स्फीयर जो यूनिट सेल में जगह ऑक्यूपाई किया है उसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एक यूनिट सेल का वॉल्यूम इंटू 100। सो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³ और 4 स्फीयर है तो 4 इंटू 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या था, क्यूब, और क्यूब का वॉल्यूम क्या लिखते हैं हम लोग, L3। यहाँ पे L के जगह में हम लोग एज लेंथ A पकड़े हैं तो A³ हो जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया 4 इंटू 4/3 πr³ बाई A³ इंटू 100। अभी यहाँ पे A और R का रिलेशन था, क्या था, A इक्वल्स टू 2 √2r। तो यहाँ पे A के जगह में हम लोग 2 √2r लिख दिए होल क्यूब। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 16/3, ये 4 4 जा 16 हो गया, 16/3 πr³ डिवाइडेड बाई, इसको अगर क्यूब करें तो क्या आएगा, 16 √2r³। r³ कैंसिल, यहाँ पे पाई का वैल्यू 3.14 डालो, डाल के इसको सॉल्व करो, √2 का वैल्यू तुम 1.41 डालो, डाल के इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 74%। सो FCC, CCP या HCP लेटिस में पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है, 74%। याद रखना, 1 मार्क्स में पूछता है। और A और R का रिलेशन क्या होता है, A इक्वल्स टू 2 √2r, ये याद रखना, ये यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग BCC, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस में। ठीक है, BCC, तो BCC यूनिट सेल में क्या होता है, हम लोग का कॉर्नर्स में 8 कॉर्नर्स में 8 एटम्स होता है और बॉडी के अंदर एक एटम होता है। तो यहीं पे एक हम लोग फ्रंट फेस में पकड़े हैं, ये इधर एक कॉर्नर एटम है, इधर एक कॉर्नर एटम, और ये बॉडी के अंदर एटम है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिलेशन कैसे लिख लेगा, सबसे पहले हम लोग पकड़ेंगे ये नीचे वाला ट्राइंगल EFD। यहाँ पे EFD में FD को B पकड़े है। ठीक है, और यहाँ पे ये AE, यहाँ पे ये डायगोनल बना है AE। ठीक है, AE को हम लोग क्या पकड़ेंगे, सॉरी AE है ना, AE। ठीक है, AE तो नहीं, यहाँ तक AF तक होगा, AF। ठीक है, AF हम लोग क्या पकड़ेंगे, C। ठीक है, AF का वैल्यू क्या पकड़ेंगे हम लोग, C पकड़ेंगे। ओके, और इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, AF को क्या पकड़ेंगे हम लोग, C, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 2 ट्राइंगल का रिलेशन लगाना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल पकड़ेंगे EFD, नीचे वाला EFD। ठीक है, EFD ट्राइंगल में यहाँ पे एंगल E 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो हम लोग लिख सकते हैं FD² इक्वल्स टू EF² प्लस ED²। अभी EF जो है, ये EF एज लेंथ है A होगा, और ये ED भी एज लेंथ है A होगा, और FD को हम लोग B पकड़ लिए। सो B² इक्वल्स टू A² प्लस A²। इसको सॉल्व करेंगे तो B इक्वल्स टू √2a आएगा। ठीक है, अभी देखो ये B इक्वल्स टू √2 आया, हम लोग को यहाँ से रिलेशन निकालना है रेडियस का। तो यहाँ पे देखो 3 स्फीयर है, 3 स्फीयर है ना, यहाँ पे 3 स्फीयर है। यहाँ पे अगर हम लोग पकड़े रेडियस यहाँ पे, तो रेडियस कितना होगा, देखो यहाँ पे रेडियस लिख लेगा, ध्यान से देखो यहाँ पे रेडियस कितना लिखेगा, सेम 4r ही लिख लेगा। यहाँ पे एक रेडियस, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। ठीक है ना, ओके,
मैं यहाँ पे फिगर में दिखाता हूँ, क्लियर होगा देखना। ये देखो यहाँ पे एक ये BCC का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये एक रेडियस, यहाँ पे 2 रेडियस और यहाँ पे एक रेडियस, ठीक है ना। ये एक, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो 4R हो जाएगा। तो यहाँ पे C के जगह में हम लोग 4R लिख सकते हैं, C के जगह में क्या लिख सकते हैं 4R, ठीक है। तो वही क्या है, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये ऊपर वाला नीचे वाला ट्राइंगल लिया, तो यहाँ से B = √2a आया रिलेशन। अभी हम लोग ये वाला ट्राइंगल पकड़ेंगे AFD, ठीक है। हम लोग क्या पकड़ेंगे, ट्राइंगल AFD, ठीक है, AFD ट्राइंगल पकड़ेंगे। अभी AFD ट्राइंगल में ध्यान से देखना, ये जो हम लोगों का D है ये वाला 90 डिग्री है, ठीक है। सो ये यहाँ पे AF जो है, AF हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो यहाँ पे होगा AF² = AD² प्लस FD²। अभी AF क्या है C, सो C² = FD क्या था B, सो B² और AD क्या था एज लेंथ A, सो A², ठीक है। ध्यान से देखना, सो ये हो गया C² = A² प्लस B²। अभी B का वैल्यू आया था √2a, तो यहाँ पर डाल देंगे √2a। सो C² = A² प्लस √2a का होल स्क्वायर करेंगे तो 2a²। सो यहाँ पे C² इसको ऐड करने से 3a²। यहाँ से C का वैल्यू क्या आएगा, √3a, क्योंकि यहाँ पे रूट होगा, रूट करेंगे तो 3 का √3 और a² का √a। सो C आ गया √3a। लेकिन फिगर से देखते हैं तो हम लोग का C क्या आता है 4R, ठीक है ना। बुक में दिखाया मैंने, फिगर से अगर देखेंगे तो C का वैल्यू क्या आएगा 4R। सो सिंस C = 4R, तो यहाँ पे हम लोग C के जगह में 4R लिखेंगे =√3a। तो यहाँ से जो रिलेशन बनेगा A = क्या बनेगा 4/√3R। इसको याद रखना है, ये मेन, इतना कैलकुलेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मैं बस समझाने के लिए दिखाया हूँ कि ये रिलेशन कहाँ से आया, ठीक है। बस हमको ये रिलेशन याद रखना है। तो यहाँ पे BCC स्ट्रक्चर में एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन क्या होता है, एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर, दैट मीन्स रेडियस ऑफ द एटम, इसका रिलेशन क्या होता है A = 4/√3R, ठीक है। यह ध्यान रखना। फिर सेम कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, पैकिंग इफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। सो पैकिंग इफिशिएंसी क्या होगा, BCC में पर यूनिट सेल में कितना एटम होता है 2, कैलकुलेट करके दिखाया था लास्ट क्लासेस में। सो BCC में हम लोगों का पर यूनिट सेल में कितना एटम होगा 2। सो वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल इंटू 100। सो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया 4/3πr³ बाई A³ इंटू 100, क्योंकि यूनिट सेल क्या है क्यूब है, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब A³ हो जाएगा। अभी यहाँ पे A और R का रिलेशन आया था, तो A के जगह में 4/√3R लिख दिया हम लोग होल क्यूब। इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे पाई का वैल्यू बैठाना है कितना 3.14, ठीक है। और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का वैल्यू आएगा 68%। सो BCC में जो पैकिंग इफिशिएंसी होता है वो 68% होता है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का जो है पैकिंग इफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक लेटिस, ठीक है। सिंपल क्यूबिक लेटिस में देखो, सिंपल क्यूबिक लेटिस में क्या होगा हम लोगों का ओनली कॉर्नर्स में एटम होगा, ठीक है ना, ओनली 8 कॉर्नर्स में 8 एटम होगा। तो यहाँ पे जब कॉर्नर्स में एटम होगा तो देखो ये जो एज है, ये एज कहीं का भी एज पकड़ लो, इधर का भी एज पकड़ लो, कहीं का भी एज पकड़ो, एज में देखो यहाँ से 2 एटम अटैच है। तो यहाँ पे एज लेंथ A जो है, वहाँ एज लेंथ A अगर पकड़े तो यहाँ पे कितना रेडियस आ रहा है, यहाँ से एक रेडियस और यहाँ से एक रेडियस, मतलब 2R आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे A = क्या होगा 2R, डायरेक्ट रिलेशन मिल रहा है यहाँ पे A = 2R, इसको याद रखना है। और उसका पैकिंग इफिशिएंसी निकालो, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पर यूनिट सेल में कितना एटम कंट्रीब्यूट होता है 1 एटम। सो पैकिंग इफिशिएंसी हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल इंटू 100। सो स्फीयर का वॉल्यूम हो गया 4/3πr³ और ए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल A³ होगा। अभी A के जगह में 2R डाल देंगे हम लोग और सॉल्व कर देंगे। सो ये 4/3πr³ बाई A के जगह में 2R होल क्यूब इंटू 100। सो 2 का क्यूब 8 और ये R³ कैंसिल, पाई का वैल्यू यहाँ पे 3.14 डालो, सॉल्व करो, कितना आएगा 52.4%। सो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो पैकिंग इफिशिएंसी होता है वो 52.4% होता है। तो यहाँ से बस याद रखने वाला चीज़ क्या है, ये पैकिंग इफिशिएंसी कितना है परसेंटेज वो याद रखना है, और A और R का रिलेशन याद रखना है, ठीक है। ये रिलेशन कैसे आया ये बस समझो, इसको याद रखने का जरूरत नहीं है, बस रिलेशन याद रखना है। तो अगर क्वेश्चन में कैलकुलेट करने बोल दे, कैलकुलेट पैकिंग इफिशिएंसी इन FCC लेटिस या BCC लेटिस या सिंपल क्यूबिक लेटिस, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। अगर बोल दिया सपोज कि FCC लेटिस का पैकिंग इफिशिएंसी कैलकुलेट करके दिखाओ, तो यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ से क्या लिखेंगे, सिंस A = 2√2R इन केस ऑफ FCC या HCP या CCP, ठीक है, ये लिख लिया। उसके बाद पैकिंग इफिशिएंसी का यहाँ पे फॉर्मूला डालो, डाल के यहाँ पे वैल्यूज डालो, सॉल्व कर दो, हो जाएगा, ठीक है। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। किधर से आया ये वो बस समझने का ज़रूरत है।
लेकिन ये रिलेशन याद करना है, ठीक है, क्लियर। सो ये हो गया हम लोग का पैकिंग इफिशियंसी के बारे में। अभी नेक्स्ट जो है यहाँ से इस पार्ट से न्यूमेरिकल पूछता है, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल इस चैप्टर का एक ही फॉर्मूला है, वो है डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। सो डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, जेड इंटू एम बाई ए क्यूब इंटू एन ए, जहाँ पे जेड हो गया रैंक, जेड क्या होता है, रैंक ऑफ द यूनिट सेल। रैंक का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ठीक है, रैंक का मतलब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। सो इन केस अगर क्वेश्चन में बीसीसी लेटिस हो तो रैंक कितना होगा, 2 होगा। इन केस अगर क्वेश्चन में HCP या CCP या FCC लेटिस हो उस केस में Z का वैल्यू कितना होगा, 4। अगर सिंपल क्यूबिक लेटिस हो तो उस केस में Z का वैल्यू कितना होगा, 1, ठीक है। M हो गया मोलर मास, Na हो गया तुम लोग का एवोगैड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23, और A हो गया एज लेंथ, ये क्या हो गया, एज लेंथ, जो कि सेंटीमीटर में भी हो सकता है, मीटर में भी हो सकता है, ठीक है। अगर मीटर में लेंगे तो डेंसिटी का यूनिट उस हिसाब से आएगा, और अगर सेंटीमीटर में लेंगे तो डेंसिटी का यूनिट उस हिसाब से आएगा, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मूला, इसको याद करना, ठीक है। यहाँ पे ये जेड, उसको ध्यान रखना, जेड क्या होता है, रैंक मतलब नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ठीक है। यहाँ से कोई भी एक चीज़ मिसिंग रहता है हमको कैलकुलेशन करके दिखाना पड़ता है, इसका न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना, ओके। सो होप इतना समझ में आया, अगर नहीं आया होगा तो बोलना मुझे, ठीक है। उतना यहाँ पे जो याद रखने वाला चीज़ है ये एक फॉर्मूला, इसका न्यूमेरिकल करेंगे, और याद रखने का चीज़ है पैकिंग एफिशिएंसी का परसेंटेज और ए और आर का रिलेशन, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिफेक्ट्स के बारे में, थोड़ा देखते हैं, बाकी नेक्स्ट दिन करेंगे हम लोग, ठीक है। थोड़ा डिफेक्ट्स के बारे में देखते हैं हम लोग। देखो, इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स, ठीक है, इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स मीन्स डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स, कोई भी क्रिस्टलिटीज में डिफेक्ट्स। तो डिफेक्ट्स एक्चुअली क्या होता है, क्रिस्टलिटीज में डिफेक्ट्स मतलब इरेगुलरिटीज़, ठीक है, इरेगुलरिटीज़ इन अरेंजमेंट। क्रिस्टलिटीज में जो अरेंजमेंट होता है एटम्स का, उसमें अगर इरेगुलरिटीज़ आ गया तो उसको बोलते हैं डिफेक्ट्स या इम्परफेक्शंस। अभी जो डिफेक्ट है वो डिफेक्ट 2 टाइप का होता है क्रिस्टलिटीज में, एक होता है पॉइंट डिफेक्ट और एक होता है लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट्स एंड लाइन डिफेक्ट्स। पॉइंट डिफेक्ट्स क्या होता है, पॉइंट डिफेक्ट्स मतलब हम लोग का जो क्रिस्टल लेटिस है उसके एटम्स के आसपास अगर कुछ डिफेक्ट्स हो, इरेगुलरिटीज़ हो, तो उसको बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट्स। पॉइंट डिफेक्ट्स आर द इरेगुलरिटीज़ और डेविएशंस फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट अराउंड ए पॉइंट और एन एटम, ठीक है, इन ए क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। वेयरएज लाइन डिफेक्ट क्या होता है, कोई भी एंटायर रॉस हो या एंटायर कॉलम, उसमें ही अरेंजमेंट अगर गड़बड़ हो जाए तो। वेयरएज द लाइन डिफेक्ट्स आर द इरेगुलरिटीज और डेविएशंस फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट इन एंटायर रॉस ऑफ लेटिस पॉइंट्स। कोई भी एक लेटिस पॉइंट से एटम्स का अगर अरेंजमेंट है उसमें एंटायर रॉ में अगर डिफेक्ट निकल जाए तो उसको बोलते हैं लाइन डिफेक्ट्स। ये लाइन डिफेक्ट्स हम लोग के सिलेबस में नहीं है, पॉइंट डिफेक्ट है, पॉइंट डिफेक्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पॉइंट डिफेक्ट्स में क्या क्या टाइप है, देखो, पॉइंट डिफेक्ट्स में सबसे पहला टाइप है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक मतलब इसमें क्या होता है, जो रेशियो है या जो हम लोग का क्या बोलते हैं अरेंजमेंट में जो एटम्स है उसका रेशियो क्या होता है, बैलेंस होता है, अनबैलेंस नहीं होता, बैलेंस होता है, सेम, ठीक है। मतलब ये क्रिस्टलिटीज़ को बैलेंस रखता है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स मतलब कोई भी अगर अलग कोई भी एक क्रिस्टलिटीज़ है उसमें अगर कोई अलग एक सॉलिड आके घुस गया या अलग कोई आयन आके उसमें घुस गया तो उसको बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स, इम्प्योर हो जाता है वो। और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में क्या होता है, बैलेंस नहीं होता है, कम ज़्यादा होता है, ठीक है, कैटायंस एनायंस क्या होता है, कम ज़्यादा, ठीक है, इसमें अनबैलेंस कंडीशन आ जाता है, उसको बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो सबसे पहले हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स देखेंगे। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, ठीक है, ये क्या है, एक पॉइंट डिफेक्ट का टाइप है। इसको हम लोग इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स भी बोल सकते हैं। और ये बेसिकली 2 टाइप का होता है, एक होता है वैकेंसी डिफेक्ट और एक होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ओके, वैकेंसी डिफेक्ट मतलब कोई भी क्रिस्टल लेटिस से एटम्स वैकेंट हो जाए, ठीक है, पूरा खाली हो जाए वहाँ से, उसको बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। ओके, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, फिगर देखें, ये सपोज है क्रिस्टल लेटिस है, ये एटम्स का अरेंजमेंट है। यहाँ से देखो एटम्स क्या हो गया, गायब हो गया, वैकेंट हो गया, गायब, यहाँ से हट ही गया पूरा, गायब। तो ये क्या हो गया, वैकेंट स्पेस हो गया, खाली हो गया जगह, ये है वैकेंसी डिफेक्ट। अभी इसमें देखो, इस केस में जब एटम्स मिस हो गया इसका मतलब डेंसिटी यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो वैकेंसी डिफेक्ट में ऑलवेज डेंसिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है,
नेक्स्ट है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है, कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब एटम्स या मॉलिक्यूल्स अगर एक इंटरस्टिशियल साइट ले ले, इंटरस्टिशियल मतलब जो उसका ओरिजिनल साइट नहीं है, ओरिजिनल साइट को छोड़ के कोई अलग एक अगर साइट ले ले, अगर अलग एक जगह ले ले, तो उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और इसमें क्या होता है, डेंसिटी इंक्रीज होता है। जैसे यहाँ पे एक फिगर है, ये एक क्रिस्टल लेटिस है, ये हम लोग का अरेंजमेंट था, तो अरेंजमेंट ये रॉ में अरेंजमेंट था, ठीक है। इसमें क्या हो गया, ये वैकेंट स्पेस में कुछ एटम्स आके घुस गया, तो ये इसका ओरिजिनल पोजीशन नहीं था, ठीक है, इंटरस्टिशियल पोजीशन था, अलग जगह था, वहाँ पे आके घुस गया। तो इस केस में एटम्स बढ़ गया, डेंसिटी बढ़ेगा, और ये अपना जगह जो रेगुलर अरेंजमेंट में जगह होता है वो नहीं दूसरा जगह लिया हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है। अभी इसके बेसिस पे हम लोग और दो डिफेक्ट्स लिख सकते हैं, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स जो है वो नॉन आयनिक सॉलिड्स में होता है, आयनिक सॉलिड्स नहीं, नॉन आयनिक सॉलिड्स में। अगर आयनिक सॉलिड्स हो तो आयनिक सॉलिड्स में इस केस में क्या होता है, फ्रैंकेल और स्कॉटकी डिफेक्ट आता है, फ्रैंकेल डिफेक्ट और स्कॉटकी डिफेक्ट इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड्स। और ये जो वैकेंसी और इंटरस्टिशियल है नॉन आयनिक सॉलिड्स में होता है। तो अभी देखो फ्रैंकेल डिफेक्ट क्या होता है। फ्रैंकेल डिफेक्ट यहाँ पे एग्जांपल से समझेंगे। एक क्रिस्टल लेटिस दिया है आयनिक सॉलिड का, ठीक है, जिसमें कैटायन और एनायन है। सपोज ये कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन करके कैटायन और एनायन, एक आयनिक सॉलिड में कैटायन और एनायन होता है। आयनिक सॉलिड में क्या क्या होता है, पॉजिटिव कैटायन और नेगेटिव एनायन, जैसे सोडियम क्लोराइड Na+ और Cl-। सो कैटायन एनायन क्या करता है, जगह ऑक्यूपाई करके रखता है क्रिस्टल लेटिस में, ठीक है। तो ये आयनिक सॉलिड एक है यहाँ पे। अभी फ्रैंकेल डिफेक्ट में होता क्या है, कोई भी एक आयनिक सॉलिड में कोई अगर एक कैटायन ही होगा, ठीक है, क्योंकि कैटायन का साइज़ छोटा होता है, तो कोई भी एक कैटायन अगर अपने जगह से हट के इंटरस्टिशियल कोई जगह में घुस जाए, उसका ओरिजिनल पोजीशन को छोड़ के कोई अलग इंटरस्टिशियल साइट में जाके अगर घुस जाए, कैटायन ही डिसलोकेट होता है, क्योंकि कैटायन का साइज़ छोटा होता है, वो जो वॉइड्स में उसमें घुस सकता है, ठीक है। तो अपना जगह छोड़ के अगर दूसरा जगह में घुस जाए तो उसको बोलते हैं फ्रैंकेल डिफेक्ट। कोई भी कैटायन अपना जगह छोड़ के दूसरा कोई इंटरस्टिशियल साइट में घुस गया तो उसको बोलते हैं क्या, फ्रैंकेल डिफेक्ट, ठीक है। तो अभी इसमें देखो अपना क्रिस्टल में ही जो कैटायन था अपना जगह छोड़ के दूसरा जगह में डिसलोकेट हो गया है, तो इस केस में नंबर ऑफ कैटायंस एनायंस तो सेम ही है, तो इसमें क्या होगा, डेंसिटी चेंज नहीं होगा, डेंसिटी सेम ही रहेगा। ध्यान रखना है, फ्रैंकेल डिफेक्ट में डेंसिटी चेंज नहीं होता है, डेंसिटी रिमेन्स सेम, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कैटायन अपना जगह से डिसलोकेट हो जाता है। सो ये फ्रैंकेल डिफेक्ट। This defect is shown by ionic solids. The smaller ion, usually cation, is dislocated from its normal site to an interstitial site. It creates vacancy defect at its original site. अपने ओरिजिनल साइट में वैकेंट हो गया और नया जगह में इंटरस्टिशियल हो गया, ठीक है। एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इट इज न्यू लोकेशन, ठीक है। फ्रैंकेल डिफेक्ट जो होता है उसका एग्जाम्पल दिया यहाँ पे, जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, एक्सेट्रा। यहाँ पे कैटायन का साइज़ छोटा होता है, एनायन का साइज़ बड़ा। ऐसा आयनिक सॉलिड जिसमें कैटायन का साइज़ छोटा हो और एनायन का साइज़ बड़ा हो, उस केस में ये फ्रैंकेल डिफेक्ट देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्कॉटकी डिफेक्ट। स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या होगा, ये सपोज एक क्रिस्टल लेटिस है, स्कॉटकी डिफेक्ट यहाँ पे समझाया गया है। ये सपोज एक क्रिस्टल लेटिस है, इस क्रिस्टल लेटिस में क्या हुआ है, जो कैटायन और एनायन है इक्वल नंबर में मिस हो जाता है, गायब हो जाता है। जितना कैटायन मिस होगा उतना ही एनायन मिस होगा। अगर सपोज यहाँ से क्रिस्टल लेटिस से 2 कैटायन मिस हो तो 2 एनायन मिस होगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ से एक कैटायन मिस हुआ है, यहाँ से एक कैटायन मिस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, यहाँ से एक एनायन मिस हुआ है और यहाँ से एक एनायन मिस हुआ है, तो 2 कैटायन और 2 एनायन क्या है, मिसिंग है। सो इक्वल नंबर्स में अगर कैटायन और एनायन गायब हो जाए तो इसको बोलते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट, ठीक है। ये बेसिकली एक वैकेंसी डिफेक्ट है, क्योंकि गायब ही हो गया, ये पूरा एक वैकेंसी डिफेक्ट का टाइप है, पूरा गायब ही हो गया है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कैटायन और एनायन क्या हो रहा है, क्रिस्टल साइट को छोड़ के चला जा रहा है, वैकेंट हो जा रहा है। तो इस केस में डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और इक्वल नंबर ऑफ एनायंस मिस होता है, तो इसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जितना कैटायन है उतना ही एनायन है इस क्रिस्टल लेटिस में, और इक्वल नंबर में मिस हो गया है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी सेम रहेगा। अभी इसका एग्जाम्पल क्या है, देखो आयनिक सॉलिड जो स्कॉटकी डिफेक्ट दिखाता है उसका एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड,
सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान से देखना, सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो स्कॉटकी डिफेक्ट भी दिखाता है और सिल्वर ब्रोमाइड जो है फ्रैंकेल डिफेक्ट भी दिखाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन एक पूछता है 1 मार्क्स का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या पूछता है कि नेम एन आयनिक सॉलिड हुच शोज बोथ फ्रैंकेल एंड स्कॉटकी डिफेक्ट। और वो आयनिक सॉलिड क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ठीक है। कभी कभी ये डायग्राम दे देता है, डायग्राम से पूछता है बोलो किस टाइप का डिफेक्ट है, नेम द डिफेक्ट, ठीक है। फिर पूछेगा एग्जाम्पल बोलो, फिर पूछेगा डेंसिटी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा बोलो, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो ये हो गया हम लोग का क्या, पहला स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट का, पॉइंट डिफेक्ट का स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, उसमें वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टेशियल डिफेक्ट, फ्रैंकेल और स्कॉटकी डिफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इम्प्यूटेड डिफेक्ट्स ये नेक्स्ट डे करेंगे। तो इतना दूर टेक्स्ट बुक से भी रीडिंग करना ध्यान से, और जो बोला वो देखना। नोट्स ट्राई करना खुद से बनाने के लिए, मैं तो भेज ही दूंगा ये तुम्हारा क्या बोलता है डिफेक्ट्स का नोट्स, फिर भी खुद से ट्राई करना एक बार, ओके। सो आज इतना ही, थैंक यू।